आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? अपवर्तनांक। दिमाग में डालिए, इस इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले से, ध्यान दीजिए इधर क्या चीज हम लोग जानते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के नियम में पढ़ चुके हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने अभिलंब की ओर क्या होती है? मुड़ जाती है या झुक जाती है। क्लियर? इस हिसाब से हम लोग एक माध्यम को मान लिए हैं काची विरल, या दूसरा माध्यम को मान लिए काची सघन, या विरल माध्यम का नाम दिया गया है माध्यम 1, सघन माध्यम को नाम दिया गया माध्यम 2। क्लियर? विरल माध्यम अपेक्षाकृत हवा या निर्वात को लेते हैं। क्लियर? और सघन माध्यम पानी या कांच को लेते हैं। जब प्रकाश इसमें से इसमें जाएगी तो ध्यान से देखिए, यह यहां से यहां तक गई तो ये अपने एक स्पीड से जाती है। इस माध्यम में प्रकाश का जो चाल देखेंगे वह हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। जब यहां से जाती है तो इस माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है, पानी में गई तो 2.5 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति, लेकिन यह कांच में गई तो किसमें गई? तो कांच में। किसमें गई? तो कांच में। ध्यान से देखिएगा, अगर इस माध्यम में हवा या निर्वात में गई तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, और इस माध्यम में प्रकाश की जो चाल हो जाती है इसे भी से सूचित करेंगे। किससे? भी से। और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल को सी से सूचित करेंगे। बात क्लियर? तो इसमें जो चाल हो जाता है, अगर पानी में प्रवेश किया होगा तो 2.5 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति, लेकिन यही अगर कांच में प्रवेश किया होगा तो 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। बात क्लियर? ठीक। तो अपवर्तनांक कहते किसे, इसी को समझना है आपको। अगर अपवर्तनांक का फॉर्मूला लिख दिया जाए, क्या चाहिए? फॉर्मूला देखिए ध्यान से, अपवर्तनांक बराबर क्या चाहिए? बराबर अपवर्तनांक बराबर, देखिए ध्यान से क्या लिखा गया, हवा या निर्वात में, किसमें? हवा या निर्वात में। बोर्ड पर देखिए ध्यान से, प्रकाश की चाल, किसकी चाल? प्रकाश की चाल। बोर्ड पर ध्यान दीजिए इधर, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में, क्या चाहिए? किसी माध्यम में। बोर्ड पर ध्यान दीजिए क्या सूत्र लिखा गया, किसी माध्यम में किसकी चाल? प्रकाश की चाल। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ध्यान दीजिए, अब एकदम परिभाषा किस प्रकार से बनाएंगे। अपवर्तनांक कहते किसे हैं? ठीक, तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए परिभाषा पुट कर रहे हैं। क्या पुट कर रहे हैं? परिभाषा। ठीक, परिभाषा ध्यान से देखिए क्या लिखा गया, हवा या निर्वात में, किसमें? हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, किसकी चाल? प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में, अब इस प्रकाश की चाल को यहाँ पे हम लोग सी से सूचित कर देंगे। बात क्लियर? सी से। तथा किसी माध्यम में, किसमें? किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, तो माध्यम में प्रकाश के चाल को कैसे सूचित करते हैं? भी से। चाल के अनुपात को, किसको? चाल के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। घुसा दिमाग में, बोलिए, है ना? अब बोर्ड पे ध्यान देंगे लोग, इसे काचे, इसे म्यू से, काचे म्यू या, ध्यान दीजिए म्यू या एन, काचे म्यू या एन से सूचित करते हैं। बात क्लियर? म्यू या एन से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। समझ पा रहे हैं आप?
ठीक, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू या एन से सूचित करते हैं। बात क्लियर? अब अपवर्तनांक बराबर हम लोग लिखेंगे म्यू बराबर, देखिए हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग किससे लिखते हैं? सी से। किससे? और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को किससे लिखते हैं? भी से। तो हमारे पास म्यू बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है? सी बटा में भी। या इसे किससे सूचित करते हैं? एन से। किससे? एन से। तो एन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा सी बटा में भी। क्या हो जाएगा? सी बटा में भी। बात क्लियर? ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये अपवर्तनांक का परिभाषा बताया गया आपको। क्या बताया गया? अपवर्तनांक का परिभाषा। बात क्लियर? कल भी हम लोग बहुत चीज पढ़े थे, ध्यान दीजिए, कल के क्लास में बहुत कुछ पढ़ाया गया था आपको। जैसे आइए फिर से सिखा रहे हैं आपको हम, ध्यान से एकदम बोर्ड पर देखिए। ठीक, का कल के क्लास में हम लोग सीखे थे। बात क्लियर है? देखिएगा। ठीक, अगर हम इस पानी के तली में, ठीक, पहले माध्यम का नाम दे दिया जाए। ऊपर वाला माध्यम को क्या कहते हैं हम लोग? विरल। क्या कहते हैं? विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। नीचे वाला माध्यम को क्या कहते हैं? इस माध्यम को क्या कहेंगे हम लोग? सघन माध्यम। कौन सा माध्यम? सघन माध्यम कहेंगे। अब इसमें हम पढ़े क्या थे कल की? इसमें एक सिक्का रख दिए हम। क्या रख दिए? सिक्का। क्या रख दिए? सिक्का। ध्यान से एकदम देखिए, ये सिक्का रख दिया गया। अब इस सिक्का को कोई व्यक्ति बाहर से देखे, कहां से देखे? समझ रहे हैं कल क्या पढ़ाया था ये सब? घरे जाकर नोट किए होंगे तब ना बुझाएगा ये सब। कहां से कोई व्यक्ति देखे? बाहर से। कहां देखे? तो यहाँ पे वह इस बिंदु से टकराया, यानी सतह से टकरा रहा है। ये प्रकाश जा रहा है सघन माध्यम से, कहाँ गया है? विरल माध्यम में गया है। बोलिए ध्यान से। तो ये प्रकाश यहाँ टकराया और यहाँ टकराया, टकराया है। तो रूल क्या कहता है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने अभिलंब से कहाँ जाती है? दूर जाती है। कहाँ जाती है? दूर। वह अपने अभिलंब से कहाँ जाती है? बोलिए। दूर भागती है। जब प्रकाश इस बिंदु पर टकराया, यह प्रकाश अपने अभिलंब से दूर भागेगी, है ना? यह भी प्रकाश अपने अभिलंब से कहाँ भागेगी? दूर भागेगी। क्लियर है? ठीक, लेकिन अगर इस प्रकाश को हम डॉट डॉट लाइन से, किस लाइन से? डॉट डॉट लाइन से अगर इस तरफ से बढ़ा के देखें, हम क्या करें? बढ़ा के देखें। कौन लाइन से बढ़ा के देखें? डॉट डॉट लाइन से। क्या करके देखा जाए? बढ़ाकर। ध्यान से एकदम देखिए, डॉट डॉट लाइन से इस प्रकाश को बढ़ा के देखा जाए, यह प्रकाश इस तरफ से क्रॉस करते हुए आपको दिखाई देगी। दे रहा क्रॉस करते हुए दिखाई? बोलिए ध्यान से, आया ना? दे रहा? यह सीके की स्थिति देखेगी, दिखेगा यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे दिखेगा ना? ठीक, किसकी स्थिति दिखेगी? सीके की। प्रकाश विरल माध्यम, सॉरी विरल नहीं, का चीज? सघन माध्यम से। कहा गया है? विरल माध्यम से। और यहां से कोई आंख से अगर कोई व्यक्ति देखे, क्या करे? देखे। किससे देखे? आंख से। ध्यान से देखिए बोर्ड पर। ठीक, तो उसको यह सिक्का दिखेगा। क्लियर है? ठीक, इस प्रकार से। यहां अपवर्तनांक का क्या रोल है? अगर हम देखेंगे यहां से लेके यहां तक, यह जो एच है पूरा सिक्का एकदम यहां तक है। ठीक है, इसको इस तरफ ना बना के इधर बना देते हैं, कोई दिक्कत? यहां से लेके यहां तक सिक्का डूबा हुआ है। देखिए ध्यान से, जिसे हम लोग एच लिखे, क्या लिखे हैं? एच। और इसी में लेकिन सिक्का दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इसे एच डैश लिखे। कल भी बताए थे। बोलिए ध्यान से, एच क्या है? काची? एच। तो सिक्के का काची? सिक्के का वास्तविक गहराई। कौन सी गहराई? सिक्के का वास्तविक गहराई। काची? वास्तविक गहराई। एच डैश क्या है? बोर्ड पर ध्यान दीजिए इधर। तो सिक्के का आभासी गहराई। कैसी गहराई? आभासी गहराई। आभासी मतलब काल्पनिक। समझ रहे हैं आप?
बोलिए। तो इस हिसाब से अपवर्तनांक का एक और सूत्र बना सकते हैं हम लोग। किसका सूत्र? अपवर्तनांक का एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। एक हम लोग बोल सकते हैं वास्तविक गहराई। कौन सी गहराई? वास्तविक गहराई। अब बटा में आभासी गहराई। कौन सी गहराई? आभासी गहराई। वास्तविक गहराई और आभासी गहराई। तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं? किसी वस्तु के वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। बट्टा को अनुपात पढ़ते हैं। बात क्लियर है? तो यहाँ एक और परिभाषा बना सकते हैं। किसी वस्तु के वास्तविक गहराई। कौन सी गहराई? किसी वस्तु के वास्तविक गहराई, जिससे हम लोग एच से लिखते हैं। क्लियर? तथा काल्पनिक गहराई। क्या चीज? तथा काल्पनिक गहराई। कौन सी गहराई? काल्पनिक गहराई, जिसे एच डैश से लिखते हैं। के अनुपात को। किसको? के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। बात दूसरा दिमाग में क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक। किसी वस्तु के वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से काचे, तो हम पीछे बता दिया ना, यहाँ पे यहाँ बता ना, इसे म्यू या एन से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे हम सूत्र बना सकते हैं म्यू बराबर एच बटा में काची एच डैश, या ये बना सकते हैं एन बराबर एच बटा में एच डैश। बुझा रहा? या किसका फॉर्मूला आ गया? अपवर्तनांक की। बात क्लियर? किसका आ गया? अपवर्तनांक की। बात क्लियर है? अब थोड़ा सा कुछ फिगर लिया जाए और इस फिगर में आपको समझाया जाए टोटल चीज। बात क्लियर है? सारी चीजें आपको फिगर में क्या किया जाए? समझाई जाए। जिससे ध्यान से देखिए आप बोर्ड पर। ठीक, ध्यान से बोर्ड पर लिखिए। आगे इतना क्लियर है ना सब लोगों को? ठीक। अब आप आगे देखेंगे। क्या देखेंगे? आगे ध्यान दीजिए। ठीक, स्नेल के नियम के अनुसार। किसके अनुसार? स्नेल के नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार? स्नेल के नियम के अनुसार। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। यह माध्यम 1 कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्यम 1। और ये क्या कहलाएगा हमारा? माध्यम 2। बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप। माध्यम 1 में अपवर्तनांक को हम लोग मान लेंगे काची म्यू 1। माध्यम 2 में अपवर्तनांक को मान लेंगे काची म्यू 2। माध्यम 1 के चाल को हम लोग मान लेंगे v1। माध्यम 2 में चाल का हम लोग क्या मान लेंगे? v2। ध्यान से एकदम सुनिए। ठीक, क्या क्या बताया जा रहा है यहाँ से। साथ जो चीजें बताया थोड़ा समझने में लगेगी क्या बताया जा रहा है। थोड़ा सा टफ है, समझिएगा। आना तो इतने पढ़ा के छोड़ देता है सब। ठीक, अपवर्तनांक का परिभाषा लिख लीजिए। बुझा? कुछ समझ में आया? ठीक, आपको बुझाना चाहिए यहाँ से। पहले तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं। किसी वस्तु का वास्तविक गहराई था आभासी गहराई का अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। और दूसरा परिभाषा, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक बराबर सूत्र होता है सी बटा में भी, और एन बराबर सूत्र होता है सी बटा में भी। अपवर्तनांक को म्यू या एन से सूचित करते हैं। दूसरा परिभाषा हम लोग यहाँ पढ़े कि किसी वस्तु के वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, और अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला हो जाएगा म्यू बराबर एच बटा में एच डैश, या एन बराबर एच बटा में एच डैश। ठीक, अब थोड़ा हम लोग स्नेल के नियम से समझेंगे। किसके नियम से? स्नेल का नियम क्या बता के गया? देखिए ध्यान से। किसका नियम? स्नेल का नियम। किसका नियम? स्नेल का नियम। क्या कहता है स्नेल का नियम? ध्यान दीजिए। स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई बटा में
साइन आर इज इक्वल टू द, बोर्ड पे देखिए ध्यान से, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। बात आ रहा समझ में? तो हम लोग पहले लिखते हैं माध्यम 2, क्या लिखते हैं? माध्यम 2, बटा में क्या लिखेंगे? माध्यम 1। समझ रहे हैं आप इस बात को? देखिए एकदम समझिएगा, साइन आई बटा में साइन आर, माध्यम 2 का मतलब हम लोग लिखेंगे म्यू 2, बटा में म्यू 1, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इस चीज को हम लोग अब ऐसे पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से, साइन आई बटा में साइन, एगो म्यू लिखना है तो पहले 2 लिखेंगे, बाद में 1 लिखेंगे। बुझाया कुछ? पहले 2 बाद में 1। क्लियर? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ठीक, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। बात क्लियर? या माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। नीचे से पढ़ते हैं, कहां से? माध्यम 1 के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक निकाला है? माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो एक के पढ़े कैसे? हेने से 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। क्लियर है? हाँ, ये बताता है स्नेल का नियम कि अपवर्तनांक किसके सापेक्ष निकाल रहा है। लेकिन किताब में ज्यादातर यही फॉर्मूला एन के रूप में दिखेगा। तो किस रूप में दिखेगा? एन के रूप में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा इधर, साइन आई बटा में साइन आर लिख सकते हैं सर, साइन आई बटा में साइन आर। ठीक, साइन आई बटा में क्या लिख सकते हैं? अगर एन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? n to 1। पढ़ने आ रहा? कैसे पढ़ेंगे? माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक पढ़ते हैं और इसको पलट के लिखा जाता है। वो क्या पढ़िएगा? ध्यान दीजिएगा इधर, साइन आई बटा में साइन आर। अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं 1 2 लिखें तो क्या पढ़िएगा? माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। बुझा रहा? समझ में आ रहा ये बात? अब आइए और हम लोग आगे देखते हैं, ठीक, किस किस प्रकार से ये सब लिखा जाता है। क्लियर है इतना? ध्यान दीजिए। अब ये समझ गए होंगे कि स्नेल के नियम के अनुसार इन सब चीजों को किस प्रकार से आपको क्या किया जाता है? लिखा जाता है। साइन आई बटा में साइन आर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 1। ठीक है? अब इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं साइन आई बटा में साइन आर इज इक्वल टू n2 बटा में काची n1 लिखा जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के चाल के अनुसार काची, प्रकाश के चाल के अनुसार, किसके चाल के अनुसार? प्रकाश के चाल के अनुसार। अब ये प्रकाश के चाल के अनुसार किस प्रकार से लिखेंगे? बहुत ध्यान दीजिए इधर, साइन आई बटा में साइन आर बराबर हम लोग म्यू लिखते हैं, स्नेल का नियम लिखते हैं। अब यह क्या कहता है? म्यू बराबर सूत्र होता है हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, एकदम एक एक चीज समझ में आएगा। साइन आई बटा में साइन आर, अब इसका नाम दे दे हम। कैसे नाम दे दे? तो माध्यम 1 माध्यम 2, तो इसके सापेक्ष इसका निकालेंगे तो हम म्यू का नाम दे सकते हैं काची एन लिख दे रहा है और इसे लिख सकते हैं 2 1। बुझा रहा? नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं माध्यम 1 के सापेक्ष दूसरा का अनुपात, वो अनुपात नहीं काची अपवर्तनांक। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो माध्यम 1 में चाल क्या है? क्या है? माध्यम 2 में चाल क्या है? बात बुझा रहा? ठीक, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, V1 बटा में V2। बुझा रहा कुछ? अब ये सारा अनुपात पलट जाएगा। ठीक, अब हम केवल स्नेल के नियम में ये वाला छोड़कर हई दोनों को बराबर कर रहे हैं। किसको? हई दोनों को। देखिए ध्यान से इधर, n2 1 बराबर क्या लिखा गया? V1 बटा में V2। तो हम लोग दर्शा सकते हैं n2 बटा में n1 बराबर काचे V1 बटा में V2 लिखा जा सकता है। ऐसा बतारा समझ में? ठेकाना को पढ़ेंगे माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक।
ठीक। और ऊपर वाला क्या कहलाएगा, माध्यम 1 में प्रकाश का चाल बटा में माध्यम 2 में प्रकाश का चाल, यानी दूसरा माध्यम प्रकाश का चाल। पहला माध्यम में प्रकाश का चाल फिर बटा में दूसरा माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर है। तो ये कंडीशंस इस प्रकार से प्राप्त होता है। अगर आप देखेंगे तो दूसरा माध्यम का जो अपवर्तनांक है वह ठीक दूसरे माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ऐसे ही पहला माध्यम में जो प्रकाश का चाल है वह पहला माध्यम में प्रकाश के अपवर्तनांक का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक, ये सारा कंडीशंस होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसके आधार पर एक उत्क्रमणीयता का सिद्धांत पढ़ते हैं हम लोग। किसका सिद्धांत पढ़ते हैं, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत पढ़ते हैं। प्रकाश के लिए उत्क्रमणीयता का काचे सिद्धांत, ध्यान से देखिए आप थोड़ा सा बोर्ड पर। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या कहलाता है, किसका सिद्धांत, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, उत्क्रमणीयता का काचे सिद्धांत। ध्यान से एकदम देखिए आप, किसका सिद्धांत, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। बोर्ड पर देखिए। ठीक, ये उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहता क्या है। ठीक, यह एक माध्यम है आपके पास, क्या है, और यह दूसरा माध्यम है। देख रहे हैं आप, पहला माध्यम दूसरा माध्यम, बिल्कुल ध्यान से देखिए, बुझा रहा। पहला माध्यम है दूसरा माध्यम, ध्यान से देखिए एकदम क्या सिखा रहा हूं। ठीक, देख रहे हैं, कोई दिक्कत। इस माध्यम को हम मान लिए पानी है, क्या है, इस माध्यम को मान लिए कांच है, क्या है, और जो ऊपर और नीचे है यह हो गया हवा, नीचे भी क्या है, हवा। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। जब एक प्रकाश की किरण आती है, क्या होती है, प्रकाश की किरण आती है। ध्यान से एकदम पहले देखिए, क्या सिखाया जा रहा है आपको। प्रकाश की किरण क्या करती है, आती है। ठीक, प्रकाश की किरण क्या करती है, आती है। ध्यान दीजिए, तो वह यहां पे टकराई है, यहां पे देख रहे हैं आप, टकराई है कि नहीं, तो वह अपने विलंब की ओर मुड़ेगी कि नहीं, बोलिए। तो वह अपने विलंब की ओर क्या करती है, झुक जाती है, झुकती है। थोड़ा इस किरण को और इस प्रकार से लेकर आने दीजिए, अपने विलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। यह प्रकाश की किरण है, इधर से आई है, इस बिंदु पर टकराई है। इस बिंदु पर टकराने के बाद क्या होगी, अपने विलंब की ओर क्या करेगी, झुक जाएगी, झुकेगी तो यह इस बिंदु पर आ गई, फिर से आई है ना, इस बिंदु पर टकराई है। अब देखिए फिर से प्रकाश के चाल में कोई परिवर्तन होगा कि नहीं, यहाँ पे होगा ना, और यह प्रकाश अपने अभिलंब की ओर और झुकेगी। ठीक, अपने अभिलंब की ओर क्या करेगी, और झुकेगी। ध्यान से एकदम देखिए, और झुक के इस बिंदु पर टकराएगी। कौन बिंदु पर, यहां पे आ गई, देखिए इस बिंदु पर टकराई, यहां एक लंब डाल दीजिए, डला गया। अब यह प्रकाश की किरण क्या होगी, बाहर जाएगी, तो अपने अभिलंब से दूर भागेगी दूर, है ना। ठीक, जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में तो झुकेगा, पानी से कांच में तो और झुकेगा, जब कांच से कहां निकलेगा, बाहर, तो और झुकेगा। बात क्लियर। ध्यान से देखिए, इसका अपवर्तनांक मान लीजिए काची, म्यू ए, मान लीजिए इसका अपवर्तनांक म्यू, हवा है ना, नहीं पानी है ना, जी, इसका अपवर्तनांक म्यू जी है, कारण पार्ट डब्ल्यू से वाटर। बात क्लियर हो। ठीक, जी से ग्लास, फिर आ गया कहाँ, एयर में, हवा में। क्लियर। स्नेल का नियम क्या कहता है कि जब अपवर्तनांक यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जा रहा, ठीक,
एक माध्यम का अपवर्तनांक पहला एकरा को समझिए काची माध्यम 1 2 3 4 का हुआ 4। तो ऊपर से नीचे प्रकाश गया है, देखिए बोर्ड पर अब ध्यान से देखिए कहां से कहां गया, ऊपर से नीचे, यहाँ से यहाँ। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिखते हैं, अर्थात क्या लिखाएगा म्यू डब्ल्यू ऊपर और म्यू ए नीचे लिखाएगा। हे में से ए में गया है तो कहां लिखाएगा म्यू जी ऊपर और डब्ल्यू नीचे लिखाएगा। फिर हे से हे में गया है तो कहां लिखाएगा ठीक म्यू ए ऊपर और जी नीचे। क्लियर। अगर ये तीनों को गुना करा दे, कहां करा दे तो गुना कराएंगे तो अब अलग अलग बटा में कर सकते हैं, म्यू डब्ल्यू बटा में म्यू ए गुना म्यू जी बटा में म्यू डब्ल्यू, ध्यान से देखिए म्यू ए बटा में म्यू जी, देख रहे हैं ठीक। जब गुना करा दिया गया जी से जी वाला कट जाएगा, ए से ए वाला कट जाएगा, डब्ल्यू से डब्ल्यू वाला कट जाएगा, कितना आ गया एक आ गया। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत यही कहता है कि जब प्रकाश एक से अधिक माध्यमों में गुजरता है तो उन सभी माध्यमों के अपवर्तनांक का गुणनफल सदैव किसके बराबर होती है, एक के बराबर होती है। ध्यान से सुनिए, आपको लिखना होगा कॉपी में, बात क्लियर। देखिए बोल रहे हैं जब प्रकाश एक से अधिक माध्यमों से गुजरती है तब प्रत्येक माध्यमों के अपवर्तनांक का गुणनफल सदैव एक के बराबर होती है। बात क्लियर। इसे उत्क्रमणीयता का क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। ये स्टेटमेंट आपको क्या करना होगा, कॉपी में नोट कर लेना होगा। और ये हो गया इसका फॉर्मूला कि प्रकाश पानी से कहां गई, हवा से पानी में, और फिर गिलास से पानी से गिलास में, और फिर कहां से ठीक गिलास से हवा में गई तो इसके अपवर्तनांक का गुणनफल का चीज गुणनफल सदैव किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। यह किसका सिद्धांत है, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाता है। बात क्लियर है ठीक। ये अपवर्तनांक है। कुछ नोट सीखेंगे बुआ इसके बारे में, हम लोग क्या सीखेंगे नोट। बात क्लियर है, क्या चीज सीखेंगे नोट। कि अपवर्तनांक जो है क्या चीज, अपवर्तनांक प्रकाश का जो अपवर्तनांक है वह आपतन कोण के मान पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश का अपवर्तनांक आपतन कोण के मान पर निर्भर नहीं करता है, वह प्रकाश पदार्थ की प्रकृति और प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। बात क्लियर है ठीक। तो नोट हम लोग पढ़ेगा ठीक कि पदार्थ का अपवर्तनांक या माध्यम का अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक जो है क्या चीज, पदार्थ का अपवर्तनांक आपतन कोण, कौन कोण, आपतन कोण के मान पर, आपतन कोण के मान पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। बात क्लियर है। बल्कि ठीक, बल्कि वह ठीक पदार्थ के, किसके, पदार्थ के प्रकृति पर, प्रकृति मतलब नेचर होता है। बात क्लियर, प्रकृति पर तथा प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर, किस पर, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य। बात क्लियर। तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से सूचित करते हैं, किस सूचित करते हैं ठीक, तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। पढ़िए नोट सीखिए कि प्रकाश का जो अपवर्तनांक है या किसी पदार्थ का जो अपवर्तनांक है या किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वह आपतन कोण के मान पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि वह पदार्थ के प्रकृति तथा काची प्रकाश के काची तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है, या प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर क्या करती है, निर्भर करती है। और प्रकाश का रंग तरंग के माध्यम से क्या होता है, निर्धारित किया जाता है। ठीक, ये हम लोग पढ़े हैं किसके बारे में, अपवर्तनांक के बारे में। किसके बारे में, अगर इतना घर से नोट करते हैं तो जाके इस पे न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। बात क्लियर है।